राजा लास्ट कलचुरी वंश में हमने पढ़ा था वो कौन था? प्रताप मल्ल। ठीक है, प्रताप मल्ल। ये प्रताप मल्ल का जो अभिलेख मिला हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? एक संवत लिखा है, कलचुरी संवत 696, जो कि किसको बताता है? 1218 ईस्वी को बताता है। और उसी से ज्ञात होता है कि इसने 1222 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक शासन किया था? 1222 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद हमको कलचुरी वंश के राजा बहारेंद्र शाह के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? बहारेंद्र शाह। और इस बहारेंद्र शाह का जो कोसगई या कोरबा में छुरी कोसगई है, वहां से अभिलेख मिला है, उससे पता चलता है कि इसका शासन जो है 1494 से था। इसका शासन कब से था? 1494। अब बताओ प्रताप मल्ल का शासन कब तक रहा? 1222। और अगला राजा जिसके बारे में हमको जानकारी मिलता है बहारेंद्र शाह, उसका शासन कब से रहा? 1494। तो ये 200 साल, लगभग 200 साल है ना, 200 से 300 साल, 200 से 300 साल इस कलचुरी वंश के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है क्या? नहीं। इसीलिए इस काल को अंधकार युग कहा गया है। अंधकार, ठीक है, अंधकार युग। तो किस वंश में अंधकार युग आया था? तो किस वंश में अंधकार युग आया था? कलचुरी। तो अंधकार युग आया था मतलब उन लोग अंधे नहीं हो गए थे, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। उन लोग अंधकार में चले गए थे, है ना? उन लोग कहाँ चले गए थे? अंधकार में चले गए थे। तो अंधकार में टार्च मारवे तब दिखते, है नहीं? तो टार्च मारा है किसने? बाबू रेवाराम ने। किसने टार्च मारा है? बाबू रेवाराम। यानी हमारे छत्तीसगढ़ के एक इतिहासकार है जिनका नाम क्या है? बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम, है ना? इसने क्यों टार्च मारा है बोल रहा हूं? क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखा है कलचुरी वंश के बारे में जिसका नाम है तारीखे है वंशी। क्या नाम है बुक का नाम? तारीखे है वंशी। ठीक है, तारीखे है वंशी, ये बुक लिखा है। और इस बुक में बाबू रेवाराम ने बताया है प्रताप मल्ल से बहारेंद्र शाह के बीच जो राजा हुए हैं उनका नाम। यानी हम जिसको अंधकार युग पढ़ रहे हैं, कौन से काल को? प्रताप मल्ल के बाद और बहारेंद्र शाह के पहले, जहां 200 से 300 वर्षों तक कलचुरी वंश की कोई जानकारी नहीं मिलती, उसको अन्य इतिहासकार क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं। क्योंकि इसमें हमको कलचुरी वंश की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन बाबू रेवाराम ने इधर उधर टार्च मारा है, उड़ीसा के इतिहास को झांका है और उड़ीसा के इतिहास में इनकी कुछ जानकारी मिलती है इस युग के बारे में। तभी बाबू रेवाराम ने अपने पुस्तक तारीखे है वंशी में बताया है कि प्रताप मल्ल के बाद राजा हुआ जयसिंह, उसके बाद राजा हुआ धर्मसिंह और उसके बाद राजा हुआ जगन्नाथ सिंह। जयसिंह, धर्म सिंह और एक का नाम क्या बोला? जगन्नाथ सिंह। ठीक है, कितने राजा हो गए? 3। और जगन्नाथ सिंह के बाद राजा हुआ वीर सिंह देव, कमल देव और एक का नाम हो गया आपका शंकर देव। वीर सिंह देव, कमल देव और एक का नाम है क्या? शंकर देव। ठीक है, जयसिंह देव, धर्म सिंह देव, है ना? उसके बाद है जगन्नाथ सिंह देव और एक का नाम है वीर सिंह देव। उसके बाद है कमल देव और उसके बाद है कौन? शंकर देव। शंकर देव के बाद हुआ दादू साय, पुरुषोत्तम साय। दादू साय और एक का नाम क्या हुआ? पुरुषोत्तम साय। और इसी पुरुषोत्तम साय के बाद राजा हुआ कौन? बहारेंद्र शाह। ऐसा अंधकार युग के बारे में किसने बताया है? बाबू रेवाराम ने बताया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे आता है? पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि किस वंश में अंधकार युग आया था? तो किस वंश में आया था? हाँ, कलचुरी वंश में अंधकार युग किस राजा के बाद के काल को कहा जाता है? प्रताप मल्ल के बाद। अंधकार युग के बाद किस राजा का शासन मिलता है कलचुरी वंश में? तो कौन है? बहारेंद्र शाह। तो अंधकार युग समझ में आ गया कि प्रताप मल्ल, जिसका पेंड्राबंद और बिलाईगढ़ अभिलेख मिला है, इससे जानकारी मिलता है कि वो 1222 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और उसके बाद छुरी कोसगई में जो राजा है बहारेंद्र शाह, उसका अभिलेख मिला है, जिससे पता चलता है कि उसका शासनकाल 1494 से चालू हुआ। इस बीच 200 से 300 वर्ष कोई भी जानकारी कलचुरी वंश की नहीं मिलती, इसलिए इस युग को क्या कहा गया? अंधकार युग। लेकिन बाबू रेवाराम ने अपने पुस्तक तारीखे है वंशी में इस
अंधकार युग में जो कलचुरी राजा हुए उनका नाम बताया है कि प्रताप मल्ल के बाद राजा हुआ जय सिंह देव, फिर धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, है ना, क्या 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 बोला, जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, उसके बाद है कमल देव, शंकर देव, दादू साय, पुरुषोत्तम साय। अब आ गया राजा कौन, बहारेंद्र साय, जिसने 1494 से लेके 1544 तक शासन किया है। अंधकार युग समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, बहारेंद्र साय का। तो बहारेंद्र साय का जो राजधानी है वो छुरी कोसगई हो गई, यानी अब कलचुरियों की राजधानी रतनपुर से कहाँ ट्रांसफर हो गई, छुरी कोसगई, छुरी कोसगई, ठीक है, छुरी कोसगई। और इसी छुरी कोसगई में इसने कोषागार बनाया, इसी छुरी कोसगई में इसने क्या बनाया, कोषागार बनाया और कोसगई माता के मंदिर का निर्माण किया। कोसगई माता के मंदिर का क्या किया, निर्माण। तो जो राजा बहारेंद्र साय है उसने राजधानी रतनपुर से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, छुरी कोसगई। ये वर्तमान कोरबा जिले के अंतर्गत का क्षेत्र है, छुरी कोसगई। तो रतनपुर से राजधानी छुरी कोसगई ट्रांसफर करने वाला राजा कौन है ना, बहारेंद्र साय। तो पहले राजधानी क्या थी कलचुरियों की, तुम्माण। फिर राजधानी किसको बनाए, रतनपुर। अब रतनपुर से राजधानी ट्रांसफर हो गया छुरी कोसगई, और इसी छुरी कोसगई में कोषागार और कोसगई माता के मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन है, बहारेंद्र साय। क्लियर है। और इस बहारेंद्र साय के बाद राजा हुआ कल्याण साय, कल्याण साय। क्लियर है। तो बहारेंद्र साय के बाद राजा कौन हुआ, कल्याण साय, जिसने 1544 से लेकर 1581 तक शासन किया। 1544 से लेकर 1581 तक शासन किया, 1544 से 1581 तक शासन किया, जिसका नाम क्या है, कल्याण साय। राजा का नाम क्या है, कल्याण साय। ठीक है। कोसगई में इसने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया है ना, कोसगई में इसने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया है। जो छुरी कोसगई है वहां पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है, तो किस राजा के द्वारा किया गया है, कल्याण साय के द्वारा किया गया है। क्लियर है। अब ये जो कल्याण साय है इसके बारे में ना दो इतिहास मिलता है। इसका ना ये जो है एक जमाबंदी प्रणाली चलाता था। जमाबंदी प्रणाली मतलब टैक्स वसूलने के लिए इसने एक व्यवस्था लागू की थी जिसको क्या कहा गया, जमाबंदी प्रणाली कहा गया। ठीक है। उसी के चक्कर में मंडला के अधिकारी के साथ इसका क्या हो गया, बहस हो गया। मंडला के अधिकारी के साथ क्या हो गया, बहस हो गया। तो उन दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए उस समय जो दिल्ली का राजा था, तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था, अकबर। उसने इस कल्याण साय को दिल्ली बुलाया था, यानी किसके दरबार में गया था, अकबर के दरबार में गया था। अकबर ने जब जमाबंदी प्रणाली के बारे में सुना तो इस राजा कल्याण साय को अपने दरबार में 8 वर्ष तक रखा कि जैसे तुम छत्तीसगढ़ में जमाबंदी प्रणाली चालू कर रहे हो वैसे मेरे लिए पूरे भारत में क्या चालू करो, जमाबंदी प्रणाली चालू करो। ऐसा करके 8 वर्ष तक अकबर ने अपने दरबार में रखा था। ये सारी कहानी बताया गया है किसके द्वारा, बाबू रेवाराम के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है, बाबू रेवाराम के द्वारा बताया गया है। यानी बाबू रेवाराम के अनुसार जो कल्याण साय है वो किस मुगल शासक के दरबार में गया था, अकबर के दरबार में गया था। वहीं एक है गोपल्ला गीत है ना, वो बिलासपुर क्षेत्र में जो जनजाति गीत है ना, देवार लोगों की जाति में गाई जाता है गोपल्ला गीत। इस गोपल्ला गीत के अनुसार अभी कहानी खत्म हो गया है मेरा, बता रहा हूं ना तरे। बाबू रेवाराम के अनुसार ये किसके दरबार में गया है ना, कहानी क्या बताया कि इसने जमाबंदी प्रणाली चलाई। मैं नहीं बता रहा हूं भाई, बाबू रेवाराम बता रहा है। कहानी क्या बता रहा है कि जिसने जमाबंदी प्रणाली चलाई थी, जिसके कारण क्या हो गया, मतभेद हो गया मंडला के अधिकारी के बीच। तब दोनों जने को विवाद को सुलझाने के लिए कहाँ गए, दिल्ली अकबर के दरबार में। अकबर को पसंद आ गया क्या, जमाबंदी प्रणाली, तो उसने दरबार में कितने वर्ष रखा, 8 वर्ष तक रखा। ऐसा कौन बोला है, बाबू रेवाराम, मैं नहीं बोला हूं। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। गोपल्ला गीत चलता है कहाँ, बिलासपुर में। कहाँ चलता है, बिलासपुर क्षेत्र में गोपल्ला। इस गोपल्ला गीत में एक संवाद आता है कि ये जो राजा है कल्याण साय, ये जहांगीर के दरबार में था। तब एक पहलवान था,
वो अपने राजा को लाने के लिए कहाँ गया था? दिल्ली गया था। ऐसा उच्चारण मिलता है कहाँ? गोपल्ला गीत के अनुसार। तो इस गोपल्ला गीत के अनुसार जो राजा था कल्याण साय, वो किसके दरबार में था? अब तुम लोग जानो किसके दरबार में था, है नहीं। मैंने तो अपना नहीं बताया है, मैंने बताया है कि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय किसके दरबार में था, और गोपल्ला गीत के अनुसार किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था। यानी जो राजा है कल्याण साय, है ना, राजा कल्याण साय है, वो या तो मुगल शासक अकबर के दरबार में गया था, या मुगल शासक किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। अकबर के दरबार में गया था ऐसा बाबू रेवाराम के अनुसार है, और जहांगीर के दरबार में गया था ऐसा कौन कहता है? गोपल्ला गीत। बिलासा बाई केवटीन और एक पहलवान था, है ना, गोपाल वीर नाम का एक पहलवान था। वो दोनों अपने राजा को लाने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। और उस पहलवान ने अपने पहलवानी का करतब दिखाकर जहांगीर को खुश किया था, और खुश करने के बाद उस पहलवान का बात माना गया और राजा को वहाँ से विदा कर दिया गया। तब राजा कल्याण साय जो है छत्तीसगढ़ आए थे। ऐसा जानकारी मिलता है किससे? गोपल्ला गीत से। तो आपको दोनों पूछ सकता है कि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार। और गोपल्ला गीत के अनुसार किसके दरबार में था? तो जहांगीर के दरबार में था। ऐसा इसने कौन सी पद्धति चलाई थी? जमाबंदी प्रणाली चलाई थी, जिसके कारण से ये जो राजा है वो प्रसिद्ध हो गया था, जमाबंदी प्रणाली। और इसी जमाबंदी प्रणाली का प्रयोग अंग्रेज लोग भी करेंगे जब एक अंग्रेज अधिकारी आएगा जिसका नाम होगा मिस्टर चिस्म। क्या होगा? मिस्टर चिस्म। और इसी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर ये शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ बनाएगा, और शिवनाथ नदी के नीचे क्या बनाएगा? 18 गढ़। लेकिन इसको पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है? याद कल्याण साय समझ में आ गया? तो कल्याण साय वह राजा है जिसने छत्तीसगढ़ में 1544 से 1581 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इसी ने कोसगई में जो है जगन्नाथ मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। इसके दो इतिहास मिलते हैं। एक बाबू रेवाराम के अनुसार ये किसके दरबार में गया था? अकबर के। और वहीं गोपल्ला गीत के अनुसार ये किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था, जहां बिलासा बाई केवटीन और गोपाल वीर नामक पहलवान इसको छुड़ाने के लिए गए थे। ठीक है। और इसने कौन सी प्रणाली चालू की थी? जमाबंदी प्रणाली चालू की थी, जिसका प्रयोग जो है अंग्रेज अधिकारी कौन करेगा? चिस्म करेगा। और शिवनाथ नदी के अंतर्गत, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़, छत्तीसगढ़ को टोटल 36 गढ़ में क्या कर देगा? बांट देगा। क्लियर है? चलो, तो ये दो राजा हुए, एक बहारेंद्र साय और एक कौन हो गया? कल्याण साय। अब इसके बाद 6 राजा हुए जिनका इतिहास उतना अच्छादार नहीं रहा, प्रसिद्ध नहीं रहा है। तो केवल नाम याद रखना है, लक्ष्मण साय, शंकर साय, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, उसके बाद लक्ष्मण साय, उसके बाद कौन आ गया? लक्ष्मण साय। सब साय साय है, अभी अमर विष्णु साय है कि नहीं है? हाँ, बहारेंद्र साय, उसके बाद कल्याण साय, उसके बाद लक्ष्मण साय, उसके बाद शंकर साय, उसके बाद कौन है? शंकर साय, उसके बाद है जगमोहन साय, जगमोहन साय, है नहीं? लास्ट में ऐसे लग रहा है विष्णुदेव साय आएगा ऐसे करके, है नहीं? बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, शंकर साय, जगमोहन साय, अदली साय, अदली साय। ठीक है। अब देखो नाम बस क्यों लिखवा रहा हूं, पिछले व्यापम के पेपर में, है ना, ये आया है कि निम्न में से कलचुरी राजाओं का क्रम बताओ ऐसे करके, है नहीं? तो याद रहेगा तभी तो क्रम बताओगे, इसको उल्टा पुल्टा ऑप्शन में दे देगा। तो आपको पता है कि बहारेंद्र साय, उसके बाद कौन आया? कल्याण साय। दोनों का इतिहास पढ़े इसलिए, अब बाकी का केवल नाम पढ़ना है, तो नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए। कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, शंकर साय, जगमोहन साय, अदली साय, है ना, अदली साय, रणजीत साय और तखत सिंह, रणजीत साय। और अगला नाम लिखना है कौन सा? तखत सिंह। ठीक है। ये तखत सिंह से इतिहास फिर चालू होगा। इसने 1689 से लेकर 1691 तक शासन किया है। 1689 से लेकर 1691 ईस्वी तक शासन किया है किसने? तखत सिंह ने। क्लियर है? तो राजा याद हुआ। अंधकार युग के बाद बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, शंकर साय, जगमोहन साय,
अदली साय, रणजीत साय, है ना, रणजीत साय। और उसके बाद राजा हुआ कौन? तखत सिंह, है ना। तखत सिंह से नाम याद आ रहा होगा तखतपुर। क्या नाम याद आ रहा है? हाँ, तखतपुर शहर बसाया। इसने कौन सा शहर बसाया? तखतपुर शहर बसाया, है ना। तखतपुर नगर की इसने स्थापना की है। ठीक, जब ये राजा तखत सिंह कलचुरी वंश का राजा था, यानी छत्तीसगढ़ का राजा था, तब दिल्ली में राजा था कौन? औरंगजेब। तब दिल्ली में राजा कौन था? औरंग, है ना, औरंगजेब। और औरंगजेब का युद्ध चलता था किससे? शिवाजी से। किससे चलता था? शिवाजी। तो याद करो, पढ़े हो गए इतिहास तो, आगरा के किले में कैद कर दिया था औरंगजेब ने किसको? शिवाजी को। ठीक है, तो ये आगरा के किले, आगरा में कैद थे कौन? शिवाजी। आगरा के किले में नहीं, आगरा में कैद थे कौन? शिवाजी, है ना। तो वहां से ये भाग निकले थे, वहां से ये भाग निकले थे। तो ये जब निकले तो औरंगजेब से छिपते छिपाते जब ये अपना कहाँ पहुंच रहे थे? रायगढ़। कौन सा रायगढ़? जो महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ को पार करेंगे ना, ये यहाँ पे क्या है? आगरा है, इधर है रायगढ़, ये बीच में तो पार करके आना पड़ेगा। तो ये शिवाजी जब आगरा के किले से भागे थे, आगरा के कैद से भागे थे, है ना, तो ये तखतपुर के शासन के समय छत्तीसगढ़ में प्रवास किए थे। किसके समय? तखतपुर के समय छत्तीसगढ़ में प्रवास किए थे कौन? शिवाजी। कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रुके थे कौन? शिवाजी। तो किसके शासन काल के समय शिवाजी छत्तीसगढ़ आए थे? तो कौन सा राजा था? तखत सिंह। दो काम इसका याद हो गया। पहला काम कि इसने तखतपुर क्या बसाया? शहर बसाया। और दूसरा, इसी के समय जो है शिवाजी क्या आए थे? छत्तीसगढ़ आए, है ना। इस राजा तखत सिंह का कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसने एक ब्राह्मण जिसका नाम था बड़गैया, बड़गैया नामक ब्राह्मण, इस बड़गैया नामक ब्राह्मण से अपनी पत्नी का नियोग प्रथा के द्वारा संतान उत्पत्ति कराया, है ना। यानी अपनी पत्नी का इस बड़गैया ब्राह्मण के साथ जो है संबंध स्थापित करवाया, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा राजसिंह। क्या नाम रखा? राजसिंह। अब इसका कोई संतान नहीं था। संतान किसके तरफ से आया? ब्राह्मण बड़गैया की तरफ से आया, लेकिन वही जिसका नाम क्या रखा गया? राजसिंह। अब यही राजसिंह जो है कलचुरी वंश का अगला क्या बनेगा? राजा। तो अगला राजा कौन हो गया? राजसिंह। अगला राजा कौन हो गया? राजसिंह। और इस राजसिंह ने 1691 से लेके 1712, 1691 से लेके 1712 ईस्वी तक इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या किया है? राज किया है। समझ में आया? ये तखत सिंह का बेटा नहीं है। किसका बेटा है? बड़गैया। लेकिन पत्नी किसकी है? तखत सिंह की। ध्यान से रखना, अभी आगे काम आएगा। ठीक है, तो राज सिंह शासन कर रहा है और इस राज सिंह ने ही रतनपुर के समीप एक शहर बसाया अपने नाम से, जिसको राजपुर कहा गया, और वहीं पर शिफ्ट हो गया, है ना। रतनपुर के समीप इसने एक शहर बसाया जिसका नाम क्या था? राजपुर, जिसको आज हम लोग जूना शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूना शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी रानी थी जिसका नाम था गजरा देवी। क्या नाम था? गजरा देवी। और उसी रानी गजरा देवी के लिए इसने रतनपुर में, है ना, रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया। बादल महल। और इसी बादल महल को आज हम लोग सतखंडा महल के नाम से जानते हैं। तो बादल महल कहो या सतकंडा महल कहो, इसका निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया है? राज सिंह के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया है? राज सिंह। तो दो चीज याद हो गया। राज सिंह जो है एक शहर बसाया जिसका नाम क्या है? जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? जूना शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूना शहर। और इसने अपनी रानी गजरा देवी के लिए क्या बनाया? बादल महल, है ना, जिसको आज हम लोग किस नाम जानते हैं? सतकंडा महल। इसके दरबार में एक लेखक कवि रहता था जिसका नाम था गोपाल मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल मिश्र किसके दरबार में रहता था? तो गोपाल मिश्र किसके दरबार में रहता था? हाँ, और इसने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है खूब तमाशा, है ना। क्या तमाशा होता था वो मैं बताऊंगा, लेकिन पुस्तक का नाम क्या है? खूब तमाशा। किसने लिखा है? और एक गोपाल मिश्र किसके दरबार में रहता था? ठीक, अब तमाशा क्या होता था सुनो। इस राज सिंह का एक बेटा हुआ, राज सिंह का एक बेटा हुआ जिसका नाम था विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह। और राज सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तखत सिंह। ठीक है, लेकिन असली पिता कौन था?
बड़गैया। असली पिता कौन था? बड़गई। ये विश्वनाथ सिंह को पता चल गया कि जो मेरा पिता है राज सिंह, वो अपने पिता तखत सिंह का बेटा नहीं है, वो किसका बेटा है? बड़गैया का बेटा है। ये बात जैसे विश्वनाथ को पता चली, दोनों बाप बेटे के बीच में रोज तमाशा होता था। उसी को देख देख के खूब तमाशा लिखा किसने? गोपाल मिश्र ने। रोज बाप बेटा के बीच क्या होता था? तमाशा, है कि नहीं? कि पूरा मोर जिंदगी ते तमाशा बना दे अपन बाप के बेटा ने। ऐसे दोनों क्या होते थे? लड़ाई होते थे। अंत में हार खा गया कौन? विश्वनाथ सिंह, और इसने आत्महत्या कर लिया। विश्वनाथ सिंह ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। अब राज सिंह के एको जन बेटा नहीं, जेल राजगद्दी बनाती जी, है नहीं? तो इस समय रतन कलचुरी वंश का बंटवारा हो चुका था, यानी एक और कलचुरी वंश चल रहा था कहाँ? रायपुर में। एक और वंश चल रहा था कहाँ? रायपुर में चल रहा था। तो रायपुर कलचुरी वंश का एक राजकुमार था जिसका नाम था मोहन सिंह। क्या नाम था? मोहन सिंह। तो राज सिंह ने घोषणा किया कि रतनपुर कलचुरी वंश का राजा जो है, अब मेरे बाद कौन बनेगा? मोहन सिंह। यानी मोहन सिंह को क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्लियर है? मोहन सिंह को क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया राज सिंह, जिसका बेटा विश्वनाथ सिंह जो था वो क्या हो चुका था? मर गया था। क्लियर है? अब जिस समय ये अंतिम सांस ले रहा था राज सिंह, है ना, तो उस समय राज्याभिषेक कराना था। लेकिन जो राजकुमार घोषित हुआ था, उत्तराधिकारी घोषित हुआ था मोहन सिंह, वो शिकार करने गया था। कहाँ गया था? शिकार। अब वो जिंदा रहने से पहले थोड़ा थोड़ा, मरने से पहले थोड़ा थोड़ा जिंदा रहते नहीं? हाँ, मरने से पहले हर कोई जिंदा रहता है, ठीक। तो राज सिंह क्या किया? अब वो मोहन सिंह का इंतजार किया जी, लेकिन इसको लग रहा था यमराज बस खड़क छे आने वाला है, ऐसा करके, है नहीं, दरवाजा खटखटा रहा है। इस राज सिंह ने क्या किया? अपना जो मुकुट है वो अपने चाचा किसको पहना दिया? सरदार सिंह। और मोहन सिंह शिकार खेल गए और खेलन देते का बन जा राजा, ओ यमराज आगे मोल ले बर। ऐसा करके राज सिंह ने अपने अंतिम समय में मुकुट या राज शासन किसको सौंप दिया? अपने चाचा सरदार सिंह को। तो राज सिंह के बाद अगला राजा कौन बन गया? सरदार सिंह। अगला राजा कौन बन गया? सरदार सिंह। शिकार खेल के एकदम मस्त हंसते हंसते आ रहा है कौन? मोहन सिंह। अब वही राजा बनू रहे मस्त ऐसे करके, आके देखता है तो राजगद्दी बन कौन बैठा है? सर। दिमाग खराब हो गया मोहन सिंह का, है ना, मोहन सिंह का दिमाग खराब हो गया। लेकिन अब वो राजा बन चुका था, उसको थोड़ी हटा देगा, है नहीं। और न उस समय कोर्ट कचहरी था कि मोर बाप है तो जमीन ला तोर नाम में कर दे तो मैं केस लगाऊं, है नहीं। और राजा ही सर्वसर्वी होता था। और राजा कौन बन गया है? चुपचाप मुंह लटकाए, है नहीं, मुंह लटकाए मन में बोलते हुए निकल गया, बताऊं तोला अभी रुक जा, ऐसे करके मोहन सिंह रतनपुर से निकल गया। राजा कौन बन गया? और सरदार सिंह के बाद राजा हुआ रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह, ठीक है। वो लंबे समय तक शासन नहीं किया, छोटे समय के लिए शासन किया है ना, 1712 से लेके 1732 तक। और 1732 में राजा बन गया कौन? रघुनाथ सिंह। 1732 में राजा बन गया कौन? रघुनाथ सिंह। मोहन सिंह याद है नहीं? गया है अभी रतनपुर छोड़ के, क्या करूंगा करके? बदला लूंगा करके, है ना। तो इस समय एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया हुआ था जिसका नाम था भास्कर पंत। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया हुआ था भास्कर पंत। ये कौन था भास्कर पंत? मराठा जो नागपुर में चल रहा था, नागपुर में मराठा राजवंश चल रहा था। मराठा राजा था उस समय रघुजी प्रथम। मराठा राजा कौन था? रघुजी प्रथम। हाँ, रघुजी प्रथम का सेनापति था कौन? ये भास्कर पंत। भास्कर पंत कौन था समझ में आ गया? नागपुर में मराठा साम्राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ रतनपुर में क्या चल रहा है? कलचुरी साम्राज्य, वैसी नागपुर में क्या चल रहा था? मराठा साम्राज्य। तो मराठा लोग भी अपना ऐसा क्षेत्र विस्तार करने में लगे हुए थे। तो उसी तरह से ये क्षेत्र विस्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया हुआ था कौन? भास्कर पंत। गलत लिख दी हूं क्या रे? भास्कर पंत ये आया था, ठीक। मोहन सिंह इसी से जाके मिला, बोला कि छत्तीसगढ़ रतनपुर कलचुरी वंश का राजा कौन है? रघुनाथ सिंह। तुम उसके ऊपर आक्रमण करो, जितना धन लूटना है लूट लेना, बस मुझे वहां गद्दी पे बैठा देना। जितना भी कमजोरी है इस शासन का मैं बताता हूं। ऐसे करके मोहन सिंह किससे जाके मिल गया?
अब भास्कर पंत को निमंत्रण मिल गया जी मोहन सिंह का कि किसके ऊपर आक्रमण करना है। तो 1741 ईस्वी में इस भास्कर पंत ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, दोनों के साथ युद्ध होना था। लेकिन जो रघुनाथ सिंह था वो पहले से दुखी था, क्योंकि अभी अभी उसका बेटा क्या हुआ था, मर गया था। रघुनाथ सिंह के बेटे की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वो खुद अंदर से दुखी था। जब उसको पता चला कि भास्कर पंत क्या कर दिया है, आक्रमण, तो वो तो अपना सूझबूझ रखता ही नहीं था, क्योंकि वो पूरा क्या था, दुखी रहता था अपने बेटे के मृत्यु के कारण। तो उसकी पत्नियों ने सफेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण किया, किसके सामने, भास्कर पंत के सामने। अब तुम्हारे सामने तुम कितने भी गुस्से में रहो जी, तुम्हारे सामने जिसके ऊपर गुस्सा है वो चरण दंडवत प्रणाम कर देगा, तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाएगा, गायब। वैसी किसके साथ हुआ, भास्कर पंत के साथ। वो युद्ध करने आया था 1741 में, किसके साथ, रघुनाथ सिंह के साथ। लेकिन रघुनाथ सिंह ने उसकी क्या कर लिया, अधीनता स्वीकार कर लिया। तो इस भास्कर पंत ने कहा कि अब तुम्हारा कलचुरी शासन क्या हो गया, समाप्त। अब तुम्हारा कलचुरी वंश क्या हो गया, समाप्त। अब यहाँ पर किसकी सत्ता चलेगी, मराठाओं की सत्ता चलेगी, क्योंकि तुमने मराठाओं का क्या कर लिया है, अधीनता स्वीकार। भाई लड़ता तब वो बात की बात है, उसने तो सीधा क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया मतलब अधीनता स्वीकार, यानी अब कलचुरियों की सत्ता क्या हो गई, समाप्त। तो कलचुरियों का अंतिम राजा पूछेगा तो कौन आएगा, रघुनाथ सिंह। कलचुरियों का अंतिम राजा पूछेगा तो रघुनाथ सिंह। अब ये भास्कर पंत सोच में पड़ गया जी, हराध्य हूँ, है नहीं, अब मैं कह रहा हूँ सेनापति। अब मराठा का राजा कौन है, रघुजी प्रथम। तो वो वहाँ शासन करी थी, यहाँ कौन करी, है नहीं। तो वो रघुजी प्रथम ने इसको संदेश भिजवाया कि वहीं पर किसी को क्या करो, साम्राज्य संभालने के लिए रखो। तो ये भास्कर पंत सोचा कहाँ कोनोल रखूं, तहीं क्या करते रहे, शासन करते रहे। ऐसे करके किसको बोल दिया, रघुनाथ सिंह। तो मराठाओं के अधीन अब शासन करेगा कौन, रघुनाथ सिंह, है ना। तो 1732 से 1741 तक एक ऐसे शासन किया, स्वतंत्र कलचुरी राजा के रूप में शासन किया, और ये क्या हो गया, अंतिम कलचुरी शासक। अब जो है 1741 से अब ये कैसे शासन करेगा, मराठाओं के अधीन शासन करेगा। तो मराठाओं के अधीन पहला कलचुरी शासक कौन होगा, रघुनाथ सिंह। दोनों लाइन बड़ा ध्यान से सुनो, अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, मराठाओं के अधीन पहला कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। क्लियर है। अब इसी कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह को मराठाओं ने अपने अधीन क्या कर दिया, शासन करने दिया, और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 1 लाख रुपए का क्या लगाया, जुर्माना। यानी जो आत्मसमर्पण किया है ना, उसके बदले हमको क्या दे दे, 1 लाख रुपया जुर्माना दे दे, ऐसे करके। और साथ ही एक व्यक्ति जिसका नाम था कल्याण गिरी गोसाई, कल्याण गिरी गोसाई, भाई तू यहाँ का राजा है, उस और मैंने तुमको ही आत्मसमर्पण करने में क्या किया है, मजबूर किया है ना। और तुम्ही को मैं फिर क्या दे रहा हूँ, सत्ता दे रहा हूँ। हो सकता है दगाबाजी कर देगा, है नहीं, एक आध कनी पैसा में घोल मटोल कर देगा, है ना। इसीलिए इस भास्कर पंत ने अपना एक आदमी रतनपुर में बैठाया, जिसका नाम क्या था, कल्याण गिरी गोसाई। क्या नाम था, कल्याण गिरी गोसाई। तो ध्यान से सुनना, ये जो राजा है रघुनाथ सिंह, ये राजा बना कब, 1732 में। तब मराठा शासक रघुजी प्रथम का सेनापति कौन था, भास्कर पंत। इसने कब आक्रमण किया, 1741 में। युद्ध किया कि आत्मसमर्पण कर लिया, आत्मसमर्पण, है ना, आत्मसमर्पण कर लिया, जिसके कारण उसने अधीनता स्वीकार कर लिया। अधीनता स्वीकार किया तो राजा किसको बना दिया, भास्कर पंत ने वापस, रघुनाथ सिंह को। तो 1741 तक ये एक स्वतंत्र कलचुरी शासक रहा, इसीलिए ये क्या बन गया, अंतिम कलचुरी शासक। और 1741 से अब किसके अधीन शासन करेगा, मराठाओं के अंदर शासन करेगा, इसलिए बन गया पहला कलचुरी मराठाओं के अधीन शासक, है ना, मराठाओं के अधीन पहला कलचुरी शासक। ठीक है। और अब मराठा लोग इसको अपने अधीन करके शासन करा रहे हैं, तो इसको कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया, 1 लाख रुपए का। और किस व्यक्ति को बैठाया, तो कल्याण गिरी गोसाई। अब मोहन सिंह यहाँ था ही नहीं उस समय, जिस समय आत्मसमर्पण किया उस समय मोहन सिंह यहाँ था ही नहीं, तो मोहन सिंह के बारे में विचार हुआ ही नहीं। मोहन सिंह रहता तब वो भास्कर पंत सोचता कि चल भाई ते नहीं है, मोहन सिंह ला बैठा, लेकिन मोहन सिंह था ही नहीं, इसीलिए
भास्कर पंत ने किसको ही सत्ता दे दिया, रघुनाथ सिंह को सत्ता दे दिया। लेकिन कल्याणगिरी गोसाई के साथ इसका थोड़ा इधर उधर क्या हो गया, बहसबाजी हो गया। तो कुछ समय बाद कल्याणगिरी गोसाई चला गया और इधर ये जो भास्कर पंत है छत्तीसगढ़ के बाद बंगाल अभियान करने गया था। भास्कर पंत जो है छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ गया था, बंगाल अभियान करने गया था। तो बंगाल अभियान करके जब ये वापस लौट रहा था, है ना, तो अली वर्दी खां, कौन था, अली वर्दी खां, इस अली वर्दी खां ने इस भास्कर पंत की क्या कर दी, हत्या कर दी। यह पूछा जाता है कि भास्कर पंत जिसने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को समाप्त किया, सेनापति मराठाओं का, उसकी हत्या किसने की, तो उसकी हत्या किसने की, अली वर्दी खां। कब किया, जब वो बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था। क्लियर है। अब इधर जो है 1745 में इस रघुनाथ सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रघुनाथ सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब सत्ता का लालच रखने वाले मोहन सिंह को क्या बना दिया गया, मराठाओं के अधीन शासक बना दिया गया। तो 1745 में मराठाओं के अधीन दूसरा कलचुरी राजा कौन हुआ, मोहन सिंह। दूसरा कलचुरी राजा कौन हुआ, मोहन सिंह। अब जो रघुजी प्रथम है, इसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4 बेटे, है ना, 4 बेटे थे। अब उन 4 बेटों के बीच जब बंटवारा होगा तो उसके सबसे छोटे बेटे को बंटवारे में मिलेगा क्या, छत्तीसगढ़ क्षेत्र। क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र मिलेगा। जब मराठा काल पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। जानो जी, साबा जी, माधो जी और बिंबा जी। तो बिंबा जी जो छोटा बेटा था उसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र मिलेगा। और उसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र जब उसको बंटवारे में मिलेगा तो वो खुद शासन करने आएगा, जो होगा कौन, मराठाओं का युवराज, जिसका नाम क्या होगा, बिंबा जी भोसले। तो उसके बाद मराठाओं के अधीन राजा रखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो वो आएगा 1757 में। ठीक है, वो 1758 में आएगा, लेकिन उसकी नियुक्ति हो जा रहेगी, बंटवारा हो जा रहेगा कब, 1757 में। और उसी 1757 में मोहन सिंह की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो यही मोहन सिंह जो है मराठाओं के अधीन क्या है, अंतिम कलचुरी शासक। तो मराठाओं के अधीन अंतिम कलचुरी शासक पूछेगा तो कौन आएगा, मोहन सिंह। मराठाओं के अधीन प्रथम कलचुरी शासक पूछेगा तो रघुनाथ सिंह। अंतिम कलचुरी शासक पूछेगा तो रघुनाथ सिंह। ये रतनपुर का कलचुरी वंश क्या हो गया, समाप्त। रतनपुर कलचुरी वंश कहाँ समाप्त, कब से चालू किए थे, सन 1000 से चालू किए थे। और कहाँ समाप्त कर रहे हैं, 1757, 757, 750 वर्षों का इतिहास पढ़ लिए कलचुरी वंश, जिन्होंने कहाँ शासन किया, रतनपुर में शासन किया। क्लियर है। लेकिन ये कलचुरी वंश जो है रतनपुर से हटके इनका बंटवारा हुआ और शिवनाथ नदी के नीचे में अलग से अलग से कलचुरी वंश, रतनपुर से अलग कलचुरी वंश चलाया और उसको कहा गया रायपुर का कलचुरी वंश। तो रायपुर के कलचुरी वंश की स्थापना कैसे हुई, किन किन राजाओं ने वहां शासन किया, ये सब जानना है। तो कल का क्लास आज के लिए इतना ही।